I hope the okay, recording is started. Okay. Fine. Good. Okay, good evening everyone. Good evening. I hope everyone is fine. आवाज कट हो रहा है बीच बीच में. ओके. आई गेस सबको आवाज अभी कंटिन्यू आ रहा है क्या? अगर कट होगा बीच बीच में तो मुझे बता देना. मैं मेरा जो मोबाइल है वो साइड में रख दूंगा फिर कहीं और दूसरी जगह पे. ओके. ओके. हाँ है डिस्टर्ब प्रॉपर। हाँ प्रॉपर है ना सर आवाज? हाँ प्रॉपर। अभी क्या है कि थोड़ा घर पे आ जाता है आवाज तो चलता है वो, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ ओके पद्मा का फाइन. दुबे, वो जो चैटिंग का बॉक्स है वो ब्लैक एरिया रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो चैट बॉक्स में वर्किंग होता है, तो उसको थोड़ा अभिजीत सर अवॉइड करेंगे वहाँ पे लिखने यस का। यस या यस. ओके। मैं जहाँ पे भी लिखूंगा पद्माकर वो चीज़ आपको दिख जाएगा. बस जहाँ पे भी मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे मैंने चैट बॉक्स ओपन करके रखा है तो वहाँ पे थोड़ा ब्लैक स्पॉट दिखेगा. ओके. सो क्विकली हम लोग देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज किया है, क्या क्या किया है दो लेक्चर में. ओके. सो सबसे पहले हमने देखा कि लॉजिक में पजल नाम का एक सेक्शन होता है जो 35 to 40 मार्क्स कैरी करता है. उस पजल्स में एक सिटिंग अरेंजमेंट्स नाम का टॉपिक है. उस सिटिंग अरेंजमेंट में तीन टाइप्स होते हैं विच इज लीनियर, सर्कुलर एंड पैरेलल. हमने हर एक टाइप के एक्सेप्ट द सर्कुलर बेसिक सम देखे, लीनियर के थोड़े स्लाइटली डिफिकल्ट सम देखे. अभी तक हम एडवांस लेवल पे पहुंचे नहीं है. एडवांस लेवल हम लोग आगे जब भी हमारा रिवीजन सेशंस होगा ब्राइटवेज में तभी कवर करेंगे. तभी एकदम चैलेंजिंग सम्स लेंगे, मतलब जिसको 10 मिनट में भी नहीं सॉल्व कर पाओ या फिर 7 मिनट्स में भी नहीं सॉल्व कर पाओ, इतने टफ सम लेंगे. बट फिलहाल मेरा ये एम है आप सबके ऊपर कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है. मैं हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, पिछले दो लेक्चर में भी मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि वी विल फोकस मोस्टली ऑन बेसिक्स बिकॉज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तब जाके आपका जो टफ सम सॉल्व करने का जो एबिलिटी है वो बनेगा. अगर फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, देन यू कांट सॉल्व द टफ सम. ओके. सो आई होप जो लोग भी एब्सेंट थे कल वाले लेक्चर में या फिर जिन्हें जिन्हें अभी तक नहीं कुछ समझा है, वैसे सर ने अभी बताया ये कि हमारा और एक लेक्चर होगा ये सिटिंग अरेंजमेंट में, उस पर वी विल कवर दैट. ओके. सो लास्ट लेक्चर में हमने कल वाले लेक्चर में लीनियर अरेंजमेंट के देखे थे कुछ सम्स एंड देन पैरेलल का एक सम देखा था बेसिक अभिजीत वाला. थोड़ी सी रेंज आती है अभिजीत। ओके. थोड़ी अभिजीत सी रेंज आते का? थोड़ी। हाँ हाँ मध्येच आवाज ओके थोड़ा सा ऊपर खालती येतोय. हा. सर, एक मिनिट सर, मी फोन ना माझा विंडोकडे ठेवतो. एक हो मिनिट. हो हो, नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम, यू कॅन टेक युअर टाइम. हाँ श्रेया पटवर्धन, आपका भी रोल नंबर आपने डाला नहीं है. सायली भगत, साक्षी डुमरे. हाँ अभी कल सुमित सर आपको और एक लिस्ट अपडेट करेंगे. तो अभी तक समवेयर अराउंड 42 लोगों ने नोट्स लेके गए. तो भूषण और सलोनी, आपने भी फर्स्ट टाइम ऑफिस देखा. ओके. सबने ऑफिस देखा. ये जो कल गए थे उनको भी पूछा नहीं. अंसारी, कल देखा ऑफिस? सायली शिंदे, वाटला का प्रॉपर ऑफिस? हे तुम्हाला विचारलं मी. सलोनी and भूषण. हॅलो हॅलो. हा आता येतोय प्रॉपर. हा येस. सर जर मध्ये आवाज ब्रेक झाला तर मला हो सांगा. मी आहे. ओके ओके या. ओके हा. ओके फाइन. तो आज हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के सम्स को कैसे टैकल करना है वो देखेंगे. पहले बेसिक सम देखेंगे, देन वी विल गो टू द स्लाइटली डिफिकल्ट सम एंड देन जो लीनियर, सर्कुलर और पैरेलल उसके हम लोग कल के कंपैरिजन में और एक स्टेप अहेड जाके थोड़ा और डिफिकल्ट सम सॉल्व करेंगे. ओके. सो हियर इज द फर्स्ट सम. I want that you all should try this. Now, you guys tell me, do you want to try this sum by your own or should I tell you first how to solve this? Tell me in the chat box. आप लोग solve करोगे खुद से इसे try करना चाहते हो कि मैं आपको explain करूँ पहले? Wanted to try. Okay, fine. So for this sum, I will give you a maximum of 3 minutes. So 3 minutes में आप लोग try करो solve करने का. Okay, so your time starts now. आप अभी solve करो.
ओके, सो 3 मिनट्स इज ओवर। किसी को आंसर मिला? मैंने इसका आंसर की भी सेंड किया है आज ही, सर ने अभी सेंड किया होगा इस आंसर की को। ओके, सो जिसका भी ये सॉल्व नहीं हुआ, नाउ क्लोज द चैट बॉक्स, क्लोज द पीडीएफ व्हिच यू हैव ओपन, एंड नाउ पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। सो विल सॉल्व दिस नाउ। ओके, मैं चैट बॉक्स क्लोज कर देता हूँ ताकि मतलब ये ब्लैक स्पॉट ना दिखे आपको स्क्रीन पे, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस सम। ओके फाइन, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सो So here we know there are the 7 persons sitting around a circular table. Some of them are facing towards the center and some of them are facing outside the center. जो लोग भी कल के लेक्चर में थे उन्हें पता है सेंटर में अगर कोई देख रहा है तो उसका राइट विल बी द काउंटर क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट विल बी द क्लॉकवाइज, एंड सिमिलरली अगर कोई आउटसाइड द सेंटर दिख रहा है तो उसका राइट विल बी द क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट विल बी द काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसा घड़ी का जो कांटा घूमता है जिस डायरेक्शन में, दैट इज द क्लॉकवाइज, एंड उसका उल्टा डायरेक्शन इज द काउंटर क्लॉकवाइज। So we know that J and K sits immediate left to each other. Okay, M sits second to the right of K. 2% sits between S and M. P sits to the third to the left of L, who is not the immediate neighbor of K. Immediate neighbor of L face the opposite direction to L. Y face opposite direction to P. Immediate neighbor of Y face opposite direction to each other. Not more than 3% face towards the center. Okay. Okay, little louder. Okay, fine. ओके, सो सी अभी मुझे पता है कि सर्कुलर का सम है, तो मुझे सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। सो मैं अभी यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। ओके, सो इस सर्कल में मुझे कितने प्लेसेस चाहिए? टोटल 7 प्लेसेस। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैंने 7 प्लेसेस भी बना दिए। अभी मुझे पता नहीं कि किसका डायरेक्शन कहाँ पे है, बट सर्कल का मैंने एक चीज बोला था, हम लोग स्टार्ट किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं। इन्होंने हमें क्या कहा है कि जे एंड के सिट इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, मतलब जे के लेफ्ट में के होगा और के लेफ्ट में जे होगा, बट इमीडिएट मतलब दोनों आजू बाजू में ही है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर जे ऐसा है और समझो जे अगर अंदर की साइड फेस कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर या फिर ऊपर की साइड, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में के होगा, करेक्ट। बट मुझे अगर जे को के का लेफ्ट बनाना है, सो मुझे के को डाउनवर्ड फेस कराना पड़ेगा, तब जाके जे विल बी द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, करेक्ट। सिमिलरली यही सेम केस ऐसे भी तो पॉसिबल है, मतलब के अगर इनसाइड फेस करेगा तो जे विल बी फेसिंग आउटसाइड, करेक्ट। ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? चैट में बताओ मुझे, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताया? ओके, फाइन, लेट्स कंटिन्यू। अभी स्क्रीन पे आ जाओ, सो अभी मुझे इतना पता चल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब मैं इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज कर सकता हूँ, और मेरे दो केसेस बन रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक वन मोर सर्कल। ओके, और इस सर्कल पे भी मैं 7 प्लेसेस बना दूंगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। अभी मुझे पता है एक अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो उसके बाजू वाला आउटसाइड फेस करेगा, इतना तो मुझे ये केस से पता चल गया। सिमिलरली फॉर ईयर अगर एक इनसाइड फेस कर रहा है तो एक आउटसाइड फेस करेगा। अगर मैं यहाँ पे के रख रहा हूँ एंड यहाँ पे जे, तो मेरा जो सेकंड केस है उसमें मुझे यहाँ पे जे रखना होगा एंड यहाँ पे के। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो अभी मेरा जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन था ये तो मैंने यूज कर लिया, तो अभी मुझे इसकी कुछ जरूरत नहीं है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को। जो मैंने फर्स्ट लाइन जो पढ़ा था, जो फर्स्ट लाइन सेंटेंस का, वो मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर इसको यहाँ पे पुट कर दिया केस में। नाउ m sits second to the right of k. Now k in the case number 1, okay, the case number 1 and this is the case number 2. In case number 1 m कहाँ पे? m sits to second to the right of k. अभी k outside face कर रहा है, तो m इसके second right कैसे होगा? Clockwise direction, because outside है. So this is the first right and this is the second right. That's why m will be here. And in this second case k inside face कर रहा है, तो इस वाले में m will be first right is here and second right is here, so m will be sitting here. Okay, मैंने एक और लाइन बना दिया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, so I hope till now it is clear. I hope it is clear. Oh sorry,
ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, चलो चलो स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एम। अभी एस और एम के बीच में मुझे 2 लोग चाहिए, एस एंड एम के बीच में 2 लोग चाहिए, बट मुझे ऑर्डर पता नहीं है एस और एम कैसे है। तो मैं चेक करता हूँ, 2 ही ऑर्डर पॉसिबल, एक तो एम के लेफ्ट में या फिर राइट में। सो अभी फर्स्ट केस में हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज देखते हैं, 2 स्पेस छोड़ के एस को हम लोग फिट कर सकते हैं क्या? 1 2 नहीं, यहाँ पे जे है, तो मैं यहाँ पे एस को नहीं फिट कर सकता इन द फर्स्ट केस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी फर्स्ट केस में मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करता हूँ, एम के बाद 2 स्पेस छोड़ के 1 2 एस पॉसिबल है, तो एस विल बी हियर इन द फर्स्ट केस। सिमिलरली सेकेंड केस में मैं सेम तरीके से चेक करूंगा, एम के काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस बैठ सकता है क्या? 1 2, यस एस कैन फिट हियर। मैं और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी चेक कर लेता हूँ, 1 2 एस के लिए जगह नहीं, बिकॉज जे यहाँ पे आ रहा है। सो मैंने एस को पुट कर लिया फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एम। नाउ पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ओके, अभी अगर मेरे पास यहाँ पे जो मैंने केसेस बनाए हैं, ओके अभी ध्यान से सुनना, जो भी मैंने केसेस बनाए हैं यहाँ पे अगर कहीं पे मुझे P या L मिलता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर सकता था, बट मुझे P और L तो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, डेटा मैपिंग जो हम लोग करते हैं वैसे मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा, P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। सो P थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L है, मतलब इसके बाद में 2 स्पेसेस और यहाँ पे L, और हम लोग ने इसको डायरेक्शन L के रिस्पेक्ट में देंगे। P L के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। ओके मैंने इसको लिख लिया। वो इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ के। वो मतलब कौन, मैंने कल ही बताया था, अगर इज एंड इफ है दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, अगर वो है दैट मीन्स सेकंड पर्सन की बात हो रही है, दैट मीन्स एल और के बीच में रिलेशन की बात हो रही है। मतलब के जो एल जो है वो के का इमीडिएट नेबर नहीं है, मीन्स के कैन नॉट बी एट दिस प्लेस इन फर्स्ट कंडीशन, इन फर्स्ट केस, एंड के कैन नॉट बी एट दिस प्लेस इन सेकेंड केस। ओके अभी दोनों केसेस में देखो मेरे पास एल के लिए सिर्फ 2 ही जगह बची है, एक तो ये पॉसिबल है फर्स्ट केस में जो मैंने रेड से अभी ड्रॉ किया है, एंड सेकेंड वन इज द ब्लू वन जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में भी एक जो ब्लू से मैंने अभी बनाया वहां पे एल पॉसिबल है, एंड मैंने अभी जहाँ पे रेड से एल बनाया वो वाला पॉसिबल है, करेक्ट। अभी मुझे इतना पता है कि पी और एल में मुझे 2 का गैप चाहिए। ओके सो दोनों केसेस में मैं चेक करूंगा, 2 का गैप छोड़ के मैं पी को प्लेस कर सकता हूँ क्या किसी भी एक केस में। सो लेट्स चेक फॉर द रेड केस 1 रेड वाला एल। ओके केस 1 रेड वाला एल के लिए चेक करते हैं, 1 2 जगह नहीं है, चलो क्लॉकवाइज चेक करते हैं, 1 2 जगह नहीं है, दैट मीन्स मैं रेड वाला एल नहीं प्लेस कर सकता, सो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। एंड नाउ आई विल चेक फॉर द ब्लू एल इन द फर्स्ट केस। ओके ब्लू एल के लिए देखो फर्स्ट केस में 1 2, ओके यहाँ पे पी पॉसिबल है। नाउ क्लॉकवाइज चेक करते हैं, 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है, दैट मीन्स एल कैन बी हियर, एंड इसके यहाँ पे सामने पी पॉसिबल है, बट पी कहाँ पे, एल के लेफ्ट में। अगर पी एल के लेफ्ट में तो मुझे एल को कौन सा डायरेक्शन देना होगा, आउटसाइड, क्योंकि पी सेकेंड थर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एल इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट तभी होता है जब वो आउटवर्ड फेस कर रहा हो। ओके यहाँ तक समझा, ये वाला मैंने कैसे एल और पी को प्लेस किया, ये समझा क्या? चैट में बताओ। ओके ओके ये वाला समझा, एल और पी को कैसे प्लेस किया वो बताओ। ओके वेट वेट पायल, आई विल आंसर योर क्वेरी, वेट। ओके बाकी ये पी और एल वाला क्लियर है ना? ओके सो पायल इज आस्किंग कि जे और के का डायरेक्शन मुझे कैसे पता चला। सी द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, जे एंड के आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, मतलब अगर जे जो है वो के का लेफ्ट होगा इमीडिएट लेफ्ट, और के जो है वो जे का इमीडिएट लेफ्ट होगा। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो एक दूसरे के। इसी वाले केस में पॉसिबल है कि ये एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट होंगे। मान लेते हैं कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, कुछ भी होने दो, इनवर्ड होने दो या फिर आउटवर्ड होने दो, अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जे विल बी द लेफ्ट ऑफ के, लेकिन के विल बी द लेफ्ट ऑफ जे। ओके सो दैट्स व्हाई फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट जब मुझे पता चला कि दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट है, दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। बट अभी
अगर मैंने के को सेंटर एज्यूम किया तो जे को आउटसाइड आउटसाइड एज्यूम करना पड़ेगा, जो मैंने इस वाले केस में सेकंड केस में प्लेस किया। अगर मैंने, और इसका एक उल्टा केस भी पॉसिबल है, जे इनसाइड एंड के आउटसाइड, जो मैंने फर्स्ट केस में यहाँ पे पुट किया था। नाउ इज इट क्लियर पायल? ओके ओके फाइन। ओके रविंद्र, व्हाट डू यू वांट टू रिपीट, या क्लियर हो गया आपका डाउट? टेल मी, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? S and M. Okay. S and M. S and M. See, Ravindra, there are two people between S and M, correct? अगर S and M के बीच में दो लोग हैं और मैंने K और J और M को प्लेस कर लिया था, तो मुझे ऐसा जगह ढूंढना है जो M से दो डिस्टेंस दूर हो, और वहां पे मुझे इसको प्लेस करना है। तो मैंने सिंपली वैसे ही प्लेस कर दिया। अभी फर्स्ट वाले केस में M यहाँ पे था, इसके बाजू में दो डिस्टेंस S, यही प्लेस बचा है, दिस प्लेस। एंड सिमिलरली इस वाले केस में M के बाद में दो प्लेस, मुझे S यहाँ पे मिला, बाकी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है S के लिए। बिकॉज अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूँ तो दोनों केसेस में फर्स्ट केस में पॉसिबल नहीं है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेकंड केस में पॉसिबल नहीं है। ओके सो मैं अभी जो हमने इंफॉर्मेशन यूज किया है उसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके हमने P को प्लेस कर दिया, L को प्लेस कर दिया फर्स्ट केस में, एंड M को प्लेस कर दिया। ओके नाउ अभी जो सेकंड केस है उसमें हमको L और P को प्लेस करना है, करेक्ट? अभी अगर मैं ये रेड वाला L कंसिडर करता हूँ, ओके मेरा स्टेटमेंट क्या था? P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L ना, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, मतलब L और P के बीच में मुझे दो का गैप चाहिए और मुझे P को L के लेफ्ट में रखना है। सो सेकंड केस में देखते हैं हम लोग, L के बाद में दो स्पेस छोड़ के रेड वाले L में पॉसिबल है क्या? देखते हैं, 1 2, यस P यहाँ पे पॉसिबल है, एंड इस साइड से पॉसिबल नहीं। ओके ब्लू वाले केस में चेक करते हैं हम लोग। सी ब्लू वाले केस में अगर हम लोग दोनों डायरेक्शन में चेक करेंगे तो दो स्पेस छोड़ के एक तो यहाँ पे P आ सकता है या फिर यहाँ पे, बट ऑलरेडी यहाँ पे J और K है, सो दैट्स वाई ब्लू वाला L यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो आई विल इरेज दैट ब्लू वाला L, एंड मेरा ये वाला जो L था S के बाजू में, दैट इज द करेक्ट वन, एंड P विल बी हियर। बट P जो है वो L के लेफ्ट में मुझे चाहिए, करेक्ट? अगर मुझे P को L का लेफ्ट बनाना है, दैट मीन्स ओके हैव वी डन एनी मिस्टेक? नो 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 येट। ओके 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 फाइन। सो हमने यहाँ पे एक L कंसिडर किया था, यहाँ पे कंसिडर किया था, एंड अच्छा हमें यहाँ पे भी कंसिडर करना था। अगर मैं समझो P को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, जैसा अभी मैंने यहाँ पे प्लेस किया L को यहाँ पे, तो मैं जो P को इसका लेफ्ट नहीं बना सकता है, सॉरी बना सकता हूँ अगर मैं L को इनसाइड फेस कर रहा हूँ, करेक्ट? L is facing center, correct 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 correct. Wait, I will erase this blue one. ओके सी L मैंने यहाँ पे प्लेस किया, P को यहाँ पे प्लेस किया। अगर मुझे P को L का लेफ्ट बनाना है, दैट मीन्स मुझे L को कहाँ पे फेस कराना पड़ेगा? टूवर्ड्स द सेंटर, तब जाके P विल बी द लेफ्ट ऑफ L, करेक्ट? इज इट क्लियर नाउ? दोनों केसेस में हमने कैसे प्लेस किया L और P को? इज इट क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके सो लेट्स कंटिन्यू। अभी हमारे पास कौन बचा है? लास्ट जो पर्सन जो है दैट इज Y। सो Y को मैं यहाँ पे एक ही जगह पॉसिबल है सेकंड केस में, एंड सिमिलरली फर्स्ट केस में Y की एक ही जगह पॉसिबल है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इमीडिएट नेबर ऑफ L फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू L। जो भी L के आजू बाजू वाले हैं वो L के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। मीन्स अगर L फर्स्ट केस में आउटसाइड देख रहा है, सो फर्स्ट केस में Y और S जो कि L के इमीडिएट नेबर वो लोग सेंटर फेस करेंगे। सिमिलरली इन द सेकेंड केस L इज फेसिंग सेंटर, तो इसके इमीडिएट नेबर S एंड Y विल बी फेसिंग आउटसाइड। तो मैंने सबको आउटसाइड का, दोनों को आउटसाइड का डायरेक्शन दे दिया। नाउ इमीडिएट नेबर ऑफ Y फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सॉरी हाँ Y फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू P। जो Y का डायरेक्शन है वो P के ऑपोजिट है। अभी Y फर्स्ट वाले केस में कहाँ पे फेस कर रहा है? सेंटर। तो P कहाँ पे फेस करना चाहिए? आउटसाइड।
सिमिलरली इन सेकेंड केस अगर y का डायरेक्शन आउटसाइड द सेंटर है तो p का डायरेक्शन इनसाइड द सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इमीडिएट नेबर ऑफ y फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अभी y के जो इमीडिएट नेबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मींस अगर l इनसाइड है तो m आउटसाइड होगा इन द सेकेंड केस, एंड इन द फर्स्ट केस l आउटसाइड है तो m इनसाइड फेस करेगा। ओके नाउ सी हमारे दोनों केसेस जो अभी तक एकदम क्रिस्टल क्लियर और हमको एकदम करेक्ट लग रहे हैं, बट जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग को बताएगा कि हमारा कौन सा केस सही है जो हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट केस या सेकंड केस में से कौन सा केस राइट है। इन्होंने क्या बोला है, नॉट मोर देन 3% फेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो लोग सेंटर फेसिंग है वो लोग 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दे कैन बी 3, 2, 1 और 0, बट नॉट मोर देन 3। सो हम लोग फर्स्ट केस में काउंट करते हैं कितने लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। 1, m is facing, y is facing 2, s is facing 3, j is facing 4, so 4 लोग फेस कर, दैट मीन्स दिस इज नॉट आवर आंसर, दिस सेकंड केस इज आवर करेक्ट आंसर। बट हम लोग एक बार सेकंड केस में भी काउंट कर लेते हैं, l, p and k, so only 3 people are facing, that's why this second case is our correct solution। is it clear या कुछ डाउट है? I am opening the chat box now, is it clear? In second case L is center then P will be outside, no it is nowhere mentioned that L और P का opposite direction होगा। उन्होंने बोला कि y और p का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर y आउटसाइड है तो p सेंटर में फेस करेगा। ओके इज इट क्लियर क्लियर क्लियर? ओके तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कुछ सम्स देख जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे वो चेक कर लेते हैं। ओके who among the following person sits second to the right of y? सेकेंड टू द राइट ऑफ y कौन बैठ रहा है? फर्स्ट राइट पे m है, सेकेंड राइट पे p है, सो आंसर इज p विच इज ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पर्सन फेस ऑपोजिट टू द सेंटर? अगर इनसाइड सेंटर 3 है तो आउटसाइड सेंटर कितने होंगे? 4 होंगे, सो 4 इज आवर आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन s एंड p व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ p? s और p में कितने लोग हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ p? अगर p सेंटर है तो इसका लेफ्ट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने लोग हैं? k एंड j, सो 2 people, आंसर इज b 2। ओके बाकी के दो आप लोग खुद से ट्राई करो। Now tell me the answer of question number 19. 4 of the following are like in a certain way based on the form of the group. Find the odd, find the one that does not belong to that group. Which 3 होगा नीरव? Question number नीरव कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? Okay, tell me the answer of question number 19, 18 का. How many persons are sitting between S and P from counted from the left of P? C. P जो है इनसाइड फेस कर रहा है, करेक्ट। अभी मुझे P के लेफ्ट से काउंट करना है S तक, कितने लोग होंगे वो दोनों के बीच में। सो P अगर सेंटर फेस कर रहा है तो मेरा मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है, मीन जैसे घड़ी की जो कांटा है वो चलता है। सो K इज द 1 person, J इज द सेकेंड पर्सन, बट S और J P के बीच में 2 ही लोग हैं ना, K एंड J। उसने ये नहीं पूछा कि S कितवा है P के लेफ्ट में, उसने पूछा कि S और P के बीच में कितने लोग हैं, दैट्स व्हाई K एंड P विच इज द 2। समझा नीरव? सर क्वेश्चन 8 करो ना, एक बार डाउट है। क्वेश्चन 8 विच वन? इस पीडीएफ में। ओके मुझे उसके लिए पूरा पजल सॉल्व करना पड़ेगा। शावनी यू डू वन थिंग, जो बाद में जो लेक्चर है वो लाइक अटेंड कर लेना, तो उसमें मैं ये दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ। 19th is KP, 19th KP which is B and 20 D। ओके मैं चेक करता हूँ आंसर क्या है इसका। मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है ना आंसर की, उसमें सेम आंसर है क्या? 19th का B, 19 का B एंड 20th का D। चेक करो।
चेक करो कोई तो 19th और 20th का आंसर क्या है। वेट आई विल चेक। एक मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ आंसर क्या है। Okay, so 19th is B and 20th is D, correct? Okay, so see 19 का क्वेश्चन नंबर अब आता है तो हेलो अभिजीत। हॅलो हॅलो, आवाज येते सर? आता येतोय आता येतोय आता हा येते? ओके हा ओके, सॉरी सॉरी, ते म्यूट होते तर मला लक्षात नाही. ओके ओके नो ओके, सो प्रॉब्लेम. 19 याचे का एक मिनिट, त्या सलेनाला काही डाऊट आहे. के इज फेसिंग आउटसाइड ना 543 आणि वरती दिव्याला एक डाऊट आहे बघ, सॉरी खुशबूला. एक मिनिट, मला ते चॅट यांची दिसत नाहीये हा परत. ओके, जिनको डाउट है लोग वापस क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में. यस यस, पीडीएफ मध्ये आहे दिव्या. सेकंड केस, ओके, सेकंड केस में क्या डाउट है? 19th question. K is facing outside. No, K is facing inside, no? See, in second case, K is facing inside. And in the first case, the K was facing outside. और फर्स्ट केस हमने इसलिए रिजेक्ट किया बिकॉज फर्स्ट केस में 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ 3 ही लोग चाहिए थे मैक्सिमम इनसाइड देखने वाला. ओके तंजिल, वेट आई विल कम टू योर क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन. ओके, मैं 19 को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. 19 में क्या लिखा है, जो जो पांच यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए वाई के पी एम पी एल एस जे एल, और इन पांचों में से कुछ 4 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है, और एक पेयर ऐसा है जिसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं है चारों के हिसाब से. मीन्स सिंपली जो ऑड वन आउट हम लोग करते थे ना बचपन में, कुछ एक ऑड जैसा कोई दिखा तो उसको हम लोग टिक करते थे. सो वो हमें देखना है कि यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है. लेट्स सी वाई के का क्या लॉजिक यहाँ पे बन सकता है, देखते हैं हम लोग. सी, वाई इज फेसिंग आउटसाइड, के इज फेसिंग इनसाइड, सो वाई एंड के. ओके, मैं पहले यहाँ पे लिख के लेता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास. सो फर्स्ट इज वाई के, सेकेंड इज KP MPLS JL, KP MPLS and JL. ओके, सो देखते हैं हम लोग इसमें हमें क्या सिमिलरिटी मिलती है. सो y इज फेसिंग आउटसाइड, मैं आउटसाइड को कभी भी डाउन से डिनोट करता हूँ, एंड k इज फेसिंग इनसाइड. ओके फाइन, k इज फेसिंग आउटसाइड, p इज फेसिंग इनसाइड. ओके, m में m इज फेसिंग आउटसाइड एंड p इज फेसिंग वेट सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे. ओके, जो आउटसाइड उसको हम लोग डाउनवर्ड से डिनोट करेंगे और जो इनसाइड है उसको अपवर्ड से अप एरो से डिनोट करेंगे. ओके, सो y इज फेसिंग आउटसाइड, सो डाउन एरो. k इज फेसिंग इनसाइड, सो अप एरो. ओके, नाउ से k एंड p. k में इट इज फेसिंग इनसाइड, सो अप एरो, एंड p is also facing inside, so up arrow. Okay, m is facing outside, which is down arrow. P is facing inside, up arrow. L is facing inside, up arrow, and S is facing outside, which is down arrow, and J is facing outside, which is down arrow, and L is facing inside, which is up arrow. ओके, अभी सभी पेयर्स में देखो, ये इनसाइड आउटसाइड है, ये दोनों ये भी इनसाइड आउटसाइड है, थर्ड ऑप्शन.
फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड। मीन्स दोनों के जो भी नाम है दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट का ऑपोजिट विल बी द सेकंड वन, बट ये सेकंड केस ही एक ऐसा है केपी जिसमें दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑड मैन आउट। बस ये समझा 19th वाला, ये 19th वाला समझा? ओके, टेल मी इन द चैट बॉक्स 19th वाला समझा क्या? ओके ओके वेट, case 2 is wrong Selena, how case 2 is wrong? No, case 2 is not wrong। अगर case 2 हमारा wrong होता तो फिर हमारा आंसर भी गलत आ जाता, करेक्ट? ओके करेक्ट, गुड। सो 20th भी एक्सप्लेन करूँ या 20th का आंसर? अगर 20th का आंसर बताओ मुझे क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू k? D third to the right। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू k? k के रिस्पेक्ट में y की क्या पोजीशन है? मतलब k को एक पॉइंट समझो और k के रिस्पेक्ट में k के हिसाब से y की क्या पोजीशन होगी वो बताना है, विच इज थर्ड टू द राइट। ओके, सी जिनको नहीं समझा 20th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मुझे k के रिस्पेक्ट में y की पोजीशन चाहिए, तो मैं k को सर्कल करता हूँ और इसको सेंटर समझता हूँ। अभी y कहाँ पे? यहाँ पे, करेक्ट। अभी y कैन बी द टू ऑप्शंस। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँ तो इट विल बी लेफ्ट, करेक्ट, क्योंकि k सेंटर फेस कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो इट विल बी राइट। तो मैं देखता हूँ लेफ्ट से क्या पोजीशन बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो y इज फोर्थ लेफ्ट, ओके, एंड y इज फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट। थर्ड राइट या फोर्थ लेफ्ट अगर कोई ऑप्शन है मेरे आंसर में तो मैं उसे टिक कर दूंगा। दोनों कभी भी नहीं होगा, या तो फोर्थ लेफ्ट वाला आंसर होगा ऑप्शन में, या फिर थर्ड लेफ्ट होगा, थर्ड राइट होगा। ओके, क्लियर 20th क्लियर एवरीवन? नाउ टेल मी क्लियर। अगर ये वाला क्लियर हो गया तो क्लियर लिख के भेजो। L is not the immediate neighbor of K when who word comes and then they are talking about the second person. Mansi, I'm not getting your question. What are you saying? L is not the immediate neighbor of K. Yes, correct. Then who would comes then they are talking about the second person. Anyone can come in the neighbor of K, but L will not come when they are saying कि अगर कोई किसी का neighbor नहीं है, that means anyone can be the neighbor, but वो जिसका नाम मेंशन किया वो नेबर नहीं होगा, बाकी उसके अलावा कोई भी हो सकता है। और कौन होगा उसका नेबर के का, वो तो हमें आगे सॉल्व करके पता चलेगा। जैसे हमें भी इसमें पता चला के का नेबर इज पी। अच्छा, आई डोंट नो, आई थिंक नेम्स आगे पीछे हो रहे। ओके ओके फाइन। रविंद्र, आपका डाउट आपको मतलब सेम चीज कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी रविंद्र आप एक काम करो, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो वाला अटेंड करो। हाँ, बिकॉज आई गेस, हाँ, आप सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट कर रहे हो। maybe I think you are not listening, either your net is weak, so that's why you do one thing, next जब भी next lecture होगा make sure that your internet connection is well and you are good earphones, and फिर तभी आप attend एक करो। काम करो, नेक्स्ट लेक्चर में आप वापस बैठिए, वापस रिकॉर्डिंग को सुनिए, बिकॉज मैं भी देख रहा हूँ क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन को सर ने 2 बार रिपीट किया है। ओके, या ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अभी जो दिव्या वर्ड सी से जरा देखो एक बार। एक मिनट। Yeah, that's what I said कि I cannot be the neighbor of K. Okay, L cannot be the neighbor of K, but P can be the neighbor. This question is of Achra Sakshi. Okay. See Achra, अभी उधर अगर ऐसा मेंशन किया है ना कि L is not a immediate neighbor of K, इसका मतलब क्या है? K के बाजू में कभी भी L नहीं आएगा।
बाकी कौन आएगा वो हमें नहीं पता, जब सॉल्व करेंगे तब आगे पता चलेगा, बट कौन आएगा उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम के को एल को के बाजू में नहीं रखें, बस सिंपल। ओके, नो नो इट्स फाइन, इट्स फाइन, एवरी डाउट इज इम्पोर्टेंट। कितना भी सिली डाउट हो आप पूछो, बिकॉज बेसिक्स डाउट ही सिली होते हैं, और बेसिक डाउट क्लियर होंगे तो ही आप एडवांस कर पाओगे। सो आप डाउट पूछ सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। ओके, so just try this question. This is of the linear arrangement. ये आई गेस पीडीएफ में है, और अगर किसी ने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन कल तो मुझे बता दो चैट बॉक्स में कि सॉल्व किया है। किसने नहीं सॉल्व किया है टेल मी। अरे किसने किसने सॉल्व किया पहले ये बता दो, सो देन वी विल डिसाइड किसे लेना है कि नहीं लेना है इस वाले क्वेश्चन को। किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन? यस किया है तो यस बोल दो, अगर नहीं किया है तो नो बोल दो। ट्राई किया बट आंसर नहीं आया, नो किया सर सॉल्व। डेटा मैपिंग किया है, नो। इक्वी डिस्टेंस मीन्स, इक्वी डिस्टेंस मीन्स नथिंग, मतलब वही सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं उसको, मतलब दिस इज जस्ट अ वर्ड फॉर कंफ्यूजिंग, मतलब इसको इतना कुछ चिंता नहीं करनी इसको, इस वर्ड के। 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन समझो बस, मतलब वो दोनों के जो डिस्टेंस है सबके बीच में वो सेम है। कैन यू प्लीज से द करेक्ट सीक्वेंस? आई गेस आई हैव सेंड द आंसर स्नेल, सो आप उसमें चेक कर सकते हो आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ओके, वी विल टेक दिस क्वेश्चन नाउ और देखते हैं इसका आंसर क्या है। अभी पता चल जाएगा क्योंकि बहुत लोग ने सॉल्व नहीं किया है। सो मैं जो भी मतलब बोल रहा हूँ कि होमवर्क में सॉल्व करना है वो करो, बिकॉज वो आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना तो वो भी काफ़ी है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतने में ही इंप्रूवमेंट हो सकता है, बट उतना करो बस, उससे कम मत करना। उससे ज़्यादा करोगे तो चलेगा बट कम मत करना। ओके, so let's take this question. C D H J M P R T are sitting in a straight line. कितने लोग हैं? 1, 8 लोग हैं, करेक्ट। यहाँ पे मेंशन किया है 8 people are sitting in a line. So मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 लोग को प्लेस करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 लोग को प्लेस किया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ये कभी भी पढ़ना है। सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सब लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ये हमें जानना कंपलसरी है। ओके, नाउ इज माय वॉइस लाउडर? फाइल टेल मी। ओ बरोबर बरोबर है। ओके ओके फाइन। ओके, डी डज नॉट फेस नॉर्थ। सो मुझे अभी यहाँ से एक पॉइंट पता चला कि डी जो है वो नॉर्थ नहीं फेस कर रहा है, बट डी कहीं ना कहीं तो फेस कर रहा है ना। तो अगर नॉर्थ नहीं फेस कर रहा है दैट मीन्स डी कहाँ पे फेस कर रहा होगा? साउथ में। सो मेरा एक मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है, डी इज फेसिंग साउथ। सो मैं सिंपली डी को डाउन एरो दे सकता हूँ साउथ के लिए। ओनली 2 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे। जो जे है उसके लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 से ज्यादा नहीं है। अगर ओनली वर्ड आता है दैट मीन्स ओनली दैट मच पीपल आर सिटिंग, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम भी नहीं। तो जे के लेफ्ट में 2 लोग हैं। तो अभी यहाँ पे ना 2 कंडीशन बन जाता है। अगर मैं जे को नॉर्थ फेस कराऊं तो जे विल बी एट दिस पोजिशन। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग दू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो अगर मैं जे को नॉर्थ फेस कराऊं तो उसके लेफ्ट में अगर मुझे सिर्फ दो ही लोगों को रखना है, दैट मीन्स मुझे जे को थर्ड पे प्लेस करना होगा। या फिर मैं और एक केस बना के जे को 6 पोजीशन पे भी प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं 6 पोजीशन पे जे को प्लेस कर रहा हूँ दैट मीन्स जे के इस लेफ्ट साइड में 2 लोग होंगे विच इज 7 एंड 8, करेक्ट। बट अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं इस सेकंड केस को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ एक ही केस सॉल्व करूंगा। नाउ आई विल टेल व्हाई। सी यहाँ पे जब भी लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है ना, आप 2 केस सॉल्व करने जाओगे आपका आंसर आएगा करेक्ट, बट उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा सेकंड केस को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करोगे आप कि जो फर्स्ट केस है उसी को सॉल्व करो, एंड जो आपका एक जो पॉइंट दिया है, जैसा ये जो फर्स्ट पॉइंट जो हमें मिला है डी इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, करेक्ट। अगर मेरा फर्स्ट केस में डी नॉर्थ फेस कर रहा है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो मेरा केस बना है, ओके, इफ अगर यहाँ पे इस फर्स्ट वाले केस में सॉल्व करने के बाद मेरा अगर डी नॉर्थ फेस करेगा तो मैं सिंपली इसको रोटेट कर दूंगा, मेरा आंसर तो सेम ही रहेगा। बस मेरा जो टाइम जो सेकंड केस बनाने में जो जा रहा है वो बचेगा। मतलब जहाँ पे आपको पजल सॉल्व करने के लिए 5 मिनट लगेंगे, वही पजल आपका 2 मिनट या 2.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। एंड वही 2.5 मिनट आप किसी 2 और क्वेश्चन पे डाल के आप 2 मार्क्स और निकाल सकते हो।
समझ रहे हैं? मीन्स 5 मिनट में जहाँ आपको 5 मार्क्स आने थे वहां पे आपको 5 मिनट में 7 मार्क्स आएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सीईटी। क्लियर? क्लियर? समझा ना? अगर मेरा इस वाले केस में डी अगर साउथ नहीं आया, नॉर्थ आया, तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा। अगर डी साउथ आया दैट मीन्स माय पजल इज राइट, लेकिन अगर नॉर्थ आया तो मैं इसे रोटेट कर दूंगा। समझा ना? रोटेट मीन्स इसको घुमा दूंगा, पूरे लाइन को अपसाइड डाउन कर दूंगा। So now I will erase this and let's solve the puzzle ahead. ओके, तो मैंने एज्यूम किया कि J इज फेसिंग नॉर्थ और मैंने यहाँ पे इसके लेफ्ट में 2 स्पेस छोड़ दिया। ओके, R सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ J। अगर J नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसका थर्ड राइट कहाँ पे होगा? फर्स्ट राइट विल बी द 4, सेकंड राइट विल बी द 5 एंड थर्ड राइट विल बी द 6। तो थर्ड राइट पे यहाँ पे R हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड T। ओके, सी नाउ यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं वापस से। एक तो T 4 नंबर पे आ सकता है या फिर T 8 नंबर पे आ सकता है, बट मुझे पता नहीं कहाँ पे आ सकता है। तो मुझे अगर ये केसेस बना के आगे सॉल्व करना है तो मैं करूंगा, या फिर मैं इसको एज अ डेटा मैपिंग के फॉर्म में साइड में लिख लेता हूँ। ओके, सो देर इज आर, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी। सो आर और टी के बीच में एक ही इंसान है। इट कैन बी टी एंड आर ऑल्सो, बट वो हमें बाद में पता चलेगा कि कैसे फिट करना है। टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ओके, सो फोर्थ में इसको अभी डायरेक्टली तो मैं इसे पुट नहीं कर सकता, टी का जो इन्फॉर्मेशन है, टी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। तो मैं क्या करूंगा, इसे सिर्फ ऐसे यहाँ पे लिख लूंगा, टी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। प्लस साइन बनाया और मैंने एरो दे दिया लेफ्ट वाला, ताकि मुझे पता चले कि ये साथ में है और टी एच के लेफ्ट में है। नाउ आगे, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड एम। अभी एच और एम में एक पर्सन है एंड दिस कैन बी दिस वे ऑल्सो। एच एंड एम के बीच में 2 पर्सन है। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके, सो मैं इसे अंडरलाइन करके रखता हूँ। मतलब अभी मैं इसे, अगर मुझे इसको डेटा मैपिंग के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो आर के जो इमीडिएट नेबर है, आर का जो बाजू वाला है, दे आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। मतलब अगर एक नॉर्थ है तो एक साउथ। अभी ये मेरे दिमाग में ही फिट होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा एरो दिया दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, मुझे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने यहाँ पे 2 जो लिखा है ना, यहाँ पे आर और टी और सिमिलरली एच और एम का रिलेशन, वो मुझे दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा बॉक्स बनाया है दोनों के बीच में, दैट मीन्स इट कैन बी उल्टा ऑल्सो। समझे? सो ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे कुछ स्टेप्स आप रिड्यूस कर पाओगे खुद से ही, एंड आपका जो टाइम है वो कम होते जाएगा, सॉल्विंग टाइम। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर टी। सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी। सो टी इसके फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट में कौन है? सी है। टी के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट में टी है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। आर फेसेस द सेम डायरेक्शन एज जे। अगर मुझे इसको डिनोट करना है, आर फेसेस द सेम डायरेक्शन जे, इट विल बी लाइक आर एंड जे आर फेसिंग same direction. P does not sit at any of the extreme ends. See, P is not sitting at any of the extreme ends. Means P cannot be 1 and 8. So मैं इसे डायरेक्ट लाइन के नीचे ही लिख लूंगा, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से भी मैं लिखना चाहता हूँ तो I can write it as P is not equal to extreme. Then D faces the opposite direction to H. See, D is facing opposite direction to H. So अगर D ऊपर देख रहा है, this is the D, not box, this is D, तो H will be southward. And अगर H northward देख रहा है तो D will be the southward. Both P and C face the same direction as M. P, M and P and C, P comma C, both are facing the same direction as M. बस अभी अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पास टोटल 11 डेटा है और कुछ केसेस हमने बनाए थे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 11 डेटा देख के कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि यार 11 डेटा है, क्या करूँ, इसे सॉल्व करूँ या नहीं करूँ आगे, मतलब डेटा मैपिंग करके गिव अप कर देते उधर। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नंबर 6, इन्फॉर्मेशन नंबर 8, इन्फॉर्मेशन नंबर 9, इन्फॉर्मेशन नंबर 10, इन्फॉर्मेशन नंबर 11,
तो मैंने कितने सर्कल्स किए, 1 2 3 4 5। ये जो 5 इंफॉर्मेशन है, दीज आर द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, हमें केसेस एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे, और जो बाकी की इंफॉर्मेशन है दैट इज द मेन इंफॉर्मेशन, वो हमें पजल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। करेक्ट। सो अगर ऐसे मैं देखूं इस डेटा मैपिंग को, सो मेरे पास जो यूजफुल कंटेंट है दैट इज द ओनली दिस सिक्स लाइंस विच इज 1 2 3 4 5 7, जिसमें से मैंने कुछ प्लेस भी कर दिया है। ओके, सो वन इज ऑल्सो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज वो डी का डायरेक्शन बता रहा है। तो इसे देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ 5 ही डेटा है। मुझे 5 डेटा, अगर 5 इज अ वेरी स्मॉल नंबर ना, तो मैं यहाँ पे डेटा मैपिंग करने के बाद मुझे डरना नहीं है कि ये मतलब बहुत बड़ा पजल है वगैरह, मुझे उसको आगे कंटिन्यू करके सॉल्व करना है। ओके, सो हमने यहाँ तक देख लिया था, जे को प्लेस किया, जे के बाद मैंने आर को प्लेस कर लिया, जे इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे। नाउ आई न्यू दैट आर और टी में एक का स्पेस है, सो मैं क्या करता हूँ, पहले टी को यहाँ पे प्लेस करके देखता हूँ। ओके, अगर मैंने टी को यहाँ पे प्लेस किया तो मेरे लिए एच एच की लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जगह है, एच यहाँ पे मैं फिट कर सकता हूँ। करेक्ट, मतलब एच तो मैं यहाँ पे नहीं फिट कर सकता जे के जगह पे, और मुझे एच को टी के बाजू में रखना है एनी हाउ फोर्थ इन्फॉर्मेशन से। सो मैं एच के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जगह बचती, विच इज द नंबर 5। ओके, आई थिंक कुछ मैसेजेस आए, मैं चेक करता हूँ। अगर एच का डायरेक्शन साउथ होगा तो टी उसके दूसरे साइड आएगा ना सर, डेटा मैपिंग में जो आपने फोर्थ पॉइंट लिखा है। यस यस, करेक्ट 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 भावना। सी, मैं जो डेटा मैपिंग कर रहा हूँ ना, मैं ये एज्यूम करके कर रहा हूँ कि मेरा जो डायरेक्शन है इट विल बी नॉर्थ। बट जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ एज्यूम नहीं करना है। जब मैं पुट करूंगा ना यहाँ पे, मैं तभी पुट करते मैं चेक करूंगा कि साउथ आ रहा है कि नॉर्थ आ रहा है। बट मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं ये चेक कर रहा हूँ, मैं इसे एज अ नॉर्थ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। करेक्ट, मैंने अगर नॉर्थ लिखा एच को तब जाके टी लेफ्ट होगा। बट अभी मुझे अगर ऐसा लिखना है, अगर एच साउथ होगा तो मुझे वापस और एक ऐसा पॉइंट लिखना पड़ेगा ना। सो मैं मेरा लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करूँ, दैट्स वाई आई एम राइटिंग इट ओनली वन टाइम। करेक्ट, समझा? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके ओके ओके, नीरव वेट, वी आर नाउ टेकिंग द सम फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। हमने जे को प्लेस किया था, जे के लेफ्ट साइड में दो ही लोग थे। देन वी न्यू दैट आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे, सो मैंने जे के थर्ड राइट में आर को प्लेस किया। देन आई न्यू फ्रॉम द थर्ड पॉइंट कि टी और आर में एक का स्पेस है। इन्होंने क्या लिखा, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी। सी, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी। सो मैंने टी और आर में एक ही पर्सन को एक गैप छोड़ के टी को प्लेस किया। नाउ टी कैन बी एट 8 आल्सो, बट मैंने सोचा कि चलो मैं पहले फोर्थ वाला केस एक्सप्लोर करता हूँ। अगर मेरा कहीं पे वायलेट हुआ केस तो मैं जे और आर पे आके वापस उसे सॉल्व करूंगा, टी को वापस रिसब्स्टिट्यूट करके। तो मैंने टी को यहाँ पे प्लेस किया फोर्थ पे। ओके, देन आई न्यू कि टी और एच तो साथ में है, तो अभी एच के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबल जगह है, 3 और 5, लेकिन 3 पे तो मैं एच को नहीं रख सकता बिकॉज वहां पे ऑलरेडी जे है। दैट्स वाई मैंने एच को 5 पे रखा। करेक्ट, अभी मुझे ये पता है कि जो टी है एच के इमीडिएट लेफ्ट में है। सो अगर मुझे टी को एच का इमीडिएट लेफ्ट बनाना है तो मुझे एच को नॉर्थ डायरेक्शन देना होगा। करेक्ट, जो मैंने दे दिया। हाँ, देन मुझे पता है एच और एम में एक का स्पेस है। करेक्ट, तो अगर मैं एच और एम में एक का स्पेस मुझे चाहिए तो मैं एम कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, एक तो नंबर 3 पे प्लेस कर सकता हूँ या फिर 7 पे। बट 3 पे वापस जगह तो नहीं है बिकॉज 3 पे तो जे बैठा है। दैट्स वाई आई विल प्लेस द एम एट नंबर 7। ओके, क्लियर यहाँ तक? देन आई न्यू दैट टी के थर्ड राइट में सी है। करेक्ट, वी नो दैट सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, मतलब टी के दो स्पेस छोड़ के मुझे सी को प्लेस करना है। अभी मैं देखूंगा कि टी के दो स्पेस छोड़ के मेरे पास जगह कहाँ कहाँ पे। ओके, सी 1 2, यहाँ पे 1 पे भी पॉसिबल है सी। ओके, देन 1 2, यहाँ पे 7 पे पॉसिबल है। तो टी के दो स्पेस छोड़ के दो ही जगह पॉसिबल, दैट इज 1 एंड 7। बट 7 पे तो ऑलरेडी एम है, तो मैं सी को एम पे नहीं प्लेस 7 पे नहीं प्लेस कर सकता। दैट्स वाई आई विल प्लेस द सी एट नंबर 1। करेक्ट, सो मैंने नंबर 1 पे सी को प्लेस कर दिया। बट मुझे इन्होंने क्या बोला है, सी तो टी के राइट में है। अगर मुझे सी को टी का राइट बनाना है दैट मीन्स मुझे टी को साउथवर्ड फेस कराना होगा, तब जाके सी विल बी द राइट ऑफ टी। सो मैंने सी को यहाँ पे प्लेस किया एंड टी को डायरेक्शन दे दिया। ओके, नाउ आई नो दैट पी इज नॉट एट द एक्सट्रीम। करेक्ट, अगर पी 8 पे नहीं हो सकता सो पी के लिए तो एक ही जगह बची है विच इज 2 नंबर, जो सेकेंड नंबर। एंड देन अभी बचा कौन है हमारे पास, डी बचा है, सो डी विल बी एट द 8th पोजिशन। करेक्ट,
अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे डायरेक्शन हमें मिल पा रहे क्या इस बाकी की इंफॉर्मेशन से। सो डी वॉज फेसिंग, अच्छा डी और एच जो है, सी फ्रॉम द 10th पॉइंट डी एंड एच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इस वाले केस में फिफ्थ का डायरेक्शन क्या है, एच का डायरेक्शन नॉर्थवर्ड। सो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा डी का, विच विल बी द साउथवर्ड। और मेरा फर्स्ट पॉइंट जो था, डी इज फेसिंग, डी इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, विच इज डी इज फेसिंग साउथ। ये सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स ये वाला जो मेरा केस था ये करेक्ट है। ओके देन आर के जो भी इमीडिएट नेबर है वो एक दूसरे से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। सो आर का इमीडिएट नेबर इज एच एंड एम। अगर एच नॉर्थ फेस कर रहा है तो एम विल बी फेसिंग साउथवर्ड, डायरेक्शन दे दिया। आर एंड जे आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अगर जे नॉर्थवर्ड फेस कर रहा है तो आर विल बी फेसिंग नॉर्थवर्ड, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी दे दिया। देन एम का जो डायरेक्शन है वो पी और सी के डायरेक्शन से इक्वल है। अभी जो एम है, एम इज फेसिंग साउथवर्ड, सो पी और सी विल आल्सो फेस साउथवर्ड, हेंस द पजल इज सॉल्व्ड। क्योंकि हमें सबके पोजीशन भी मिल गए और सबके डायरेक्शंस भी मिल गए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एवरीवन टेल मी। ओके, किसी को कुछ डाउट है अभी तो पहले डाउट लिख के भेजो, सो आई विल वेट फॉर योर डाउट। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके ओके फाइन। अच्छा, जिसका डायरेक्शन नहीं आया तो वो चेक करो आपका डायरेक्शन सेम आया क्या ऐसे ही। आई होप दिस इज क्लियर ना, क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड पजल है। हाँ, ये सिंगल लेयर्ड और मल्टी डायरेक्शन पजल है। जब भी जो मेन एग्जाम में आएगा आपको डबल लेयर ही पूछेंगे, सिंगल लेयर कभी नहीं पूछेंगे। सिंगल लेयर बहुत 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 रेयरली पूछते हैं। Okay, Yash, Kishore, you have doubt? Okay, ask your doubt. What is your doubt? Okay, okay, fine, Priya. Okay, Ravindra, good, 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 Ravindra. Yeah, Padmakar, need of practice. See, in any subject, any topic, अगर आप आपकी ग्रेजुएशन का भी देखो, अगर आप कोई भी सम आपका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। इट इज यूनिवर्सल फॉर एवरी टॉपिक एंड एवरी सब्जेक्ट। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ओके यश, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट, नहीं तो हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so let's see the question here. I think this was the 10th wala question. Yeah, this. So H को rise लिया है ना, like prediction wrong होगा तो wrong होगा। हाँ, C अगर यश, अगर H जो हमारा जो आया था, H यहाँ पे जो आया है which is outward, correct, north direction। अगर अगर इन केस हम लोग का H साउथ आता तो D नॉर्थ आ जाता, करेक्ट। इतना समझा ना, क्योंकि D और H का डायरेक्शन रॉन्ग है। अगर मेरा H साउथ आता तो मुझे D को नॉर्थ करना पड़ता। तो अगर मैं D को नॉर्थ करता और मेरे सारे कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाते एक्सेप्ट द D1, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो मैं क्या करता, इसको रोटेट कर देता। दैट मीन्स D साउथवर्ड हो जाता, जो मेरा मेन कंडीशन था कि D मुझे नॉर्थ नहीं फेस करना। बाकी सब के बारे में तो मुझे दिया नहीं कि इसको नॉर्थ ही चाहिए, उसको साउथ ही चाहिए। सिर्फ मुझे एक ही के बारे में बताया था, D के बारे में, कि D शुड नॉट फेस नॉर्थ, मीन्स D शुड फेस साउथ। अगर मेरा इनकेस D नॉर्थ आता, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द इस समय बताया था कि अगर मेरा D नॉर्थ आता तो मैं क्या करता, इस पूरे लाइन को घुमा देता, उल्टा पलट कर देता। दैट्स व्हाई मेरा D साउथ हो जाता और बाकी सब एज इट इज रह जाता। बाकी कोई भी फिर वो किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं करता। यस, डायरेक्शन मिला तो हो जाएगा। दिस सिंगल लेयर पजल जो है ना, ये आप लोग प्रैक्टिस करो, बिकॉज इसके बाद हम लोग डबल लेयर पे मूव करेंगे एंड डबल लेयर इज द वन विच कम्स इन द एग्जाम। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ m। मतलब जो m के सेकंड राइट पे उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो हम लोग देखते हैं m के सेकंड राइट में कौन है। m के सेकंड राइट में जो है उसका थर्ड लेफ्ट हमें बताना है। तो m का सेकंड राइट इज h और h का थर्ड लेफ्ट इज, फर्स्ट लेफ्ट इज t, सेकंड लेफ्ट इज j and third left is p, so p is the answer, correct? Okay, now tell me the question number 12. Who among the following sits immediate right of p? Immediate right of p कौन है? Immediate right of p is c. Correct, correct, correct. C, C, C. Good, good, good. How many persons are facing south? Let's see how many persons are facing south. C, P, T, M, D. Total 5 persons are facing south. So 5 option में है क्या? Yes, C.
5 is the answer. 5 persons are facing south. C5 is the answer. Okay, good. It was not a C4. Who among the following sits exactly between D and T? D और T के बीच में कौन है? H R M है, correct? So वो हम द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन मतलब एग्जैक्ट मिडल में कौन है वो हमें बताना है. सो एग्जैक्ट मिडल में कौन है? अगर यहाँ से एक स्टेप जाओ तो H, एक स्टेप जाओ तो M, तो एग्जैक्ट मिडल में इज R. करेक्ट. 5 लोग है उसके एग्जैक्ट मिडल में, दैट थर्ड वन विच इज R. सो R इज द आंसर फॉर द 14th. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन है? C है और D है. सो CD शुड बी माय आंसर. CD. ओके ओके, क्लियर क्लियर. यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट था ये वाले 11 to 15 वाले में? नो 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 नो. गुड गुड गुड. 11th. ओके ओके. सी वैष्णवी, इन्होंने क्या बोला है कि M के जो सेकंड राइट में है, M का जो सेकंड राइट में है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? मतलब M के जो भी सेकंड राइट में होगा उस इंसान के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो हम लोग देखते हैं. सी M का सेकंड राइट कौन है? M का सेकंड राइट विल बी, अभी M डाउनवर्ड फेस कर रहा है ना, तो इसका राइट साइड विल बी द दिस साइड, वन वाला साइड, एंड लेफ्ट साइड विल बी द सेकंड वाला साइड. सो इसका सेकंड राइट इज H. M का सेकंड राइट इज H और H का थर्ड लेफ्ट देखना मुझे. अभी H तो नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट विल बी ऑन द वन साइड. सो फर्स्ट लेफ्ट इज T, सेकंड लेफ्ट इज J एंड थर्ड लेफ्ट इज P. सो P इज माय आंसर फॉर द 11th वन. दिव्या, मी ऑलरेडी आन्सर्स पाठवले आहेत. सरनी एक एक्सेल शीट पाठवली असेल तुम्हाला, त्या एक्सेल शीट मध्ये सगळ्यांचे आन्सर की आहेत. सर ने एक एक्सेल शीट भेजा हुआ आप सबको ग्रुप पे. उस एक्सेल शीट में इन सारे के आंसर कीज है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर की मिलेंगे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Okay, this one is the easy one of the circular arrangement. I will give you 3 minutes exactly to try this. ये PDF में भी available है. See, PDF में this is 21 to 25 वाला question in PDF. इसे try करो आप. Okay, the question is on your screen. I will give you 3 minutes. Okay, try this by your own. Okay, so I think 3 minutes is over. ओके, सो किसी को आंसर आया? मुझे
मैसेज करके बताओ आंसर आया क्या, चैट बॉक्स में बताओ। यस यस यस। ओके सो किसको किसको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए? नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, किसे किसे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए। नीरव सर इन्फॉर्म कर देंगे मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे सर। ओके आई नीड okay fine now close your chat window and pay attention on the screen, we'll see how to solve this. okay चलो चलो ट्राई करते हैं। ओके नाउ क्लोज योर चैट बॉक्स एंड स्क्रीन ओपन कीजिए। सो देर आर टोटली 8 एम्प्लॉयज करेक्ट। सो मुझे यहाँ पे पहले सबसे पहले सर्कल में 8 प्लेसेस बनाने होंगे, मैं 8 प्लेसेस बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। okay there are 8 employees who have decided to go to the lunch in the restaurant. They have seated around a circular table facing towards the center। मतलब सारे के सारे लोग जो है वो सेंटर पे देख रहे हैं। ओके अगर सभी लोगों का जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट में, अगर सबका डायरेक्शन सेम है, देन दिस इज द मस्ट टू डू सम। इसे मस्ट करना ही आपको। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि ऑल आर फेसिंग द टूवर्ड्स द सेंटर या फिर ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो मुझे वैसा सम उस प्रॉब्लम को लेना और सॉल्व करना, बिकॉज ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके सो आई विल वेट ओपन द चैट विंडो बिकॉज ये बार बार नीचे आ रहा है। ओके फाइन सो दे हैव सीटेड अराउंड सर्कुलर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। अभी मुझे बताओ अगर ये सेंटर में है दैट मीन्स मेरा जो राइट होगा, ओके सो माय राइट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब जो जैसे घड़ी का जो काटा है वो चलता है उसका उल्टा डायरेक्शन, एंड माय लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज। इतना सिर्फ ध्यान में रखो। ओके ओके सो नाउ लेट्स सी टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जो टी है वो पी के सेकंड राइट में, मतलब अगर मैं पी को यहाँ पे प्लेस करूँ तो इसका सेकंड राइट, फर्स्ट राइट विल बी हियर, ओके हियर, एंड द सेकंड राइट विल बी हियर। सो टी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। इसको डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ बिकॉज सर्कुलर अरेंजमेंट एक ऐसा टाइप है जिसमें मुझे स्टार्टिंग पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। आर इज नॉट अ नेबर ऑफ पी, मतलब आर जो है वो पी के बाजू में नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रॉस करके आर लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस करके आर लिख सकता हूँ। ओके and not even the neighbor of t also. R is not a neighbor of t also. See, R is not a neighbor of p and t, so t का भी neighbor नहीं, that means R cannot be here also. correct, थोड़ा सा इसे दूर लिख लेता हूँ मैं, so it would be easy for me to put my alphabet. so R यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ओके क्योंकि इन्होंने बोला है आर इज नॉट द नेबर ऑफ पी एंड टी। अभी पी और टी का नेबर कौन होगा दैट इज नॉट माई कंसर्न, बस मेरा इतना कंसर्न है कि आर जो है वो टी और पी के बाजू में कभी भी नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए। एस इज नॉट द नेबर ऑफ डब्ल्यू। ओके सी अभी यहाँ पे एस नहीं है कहीं पे भी अरेंजमेंट में, डब्ल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इससे मैं एज इट इज लिख लूंगा एस इज नॉट अ नेबर ऑफ डब्ल्यू। सो डब्ल्यू का नेबर एस नहीं है। सो मैंने ऐसे डब्ल्यू के बाजू में दो स्पेस बना लिया और क्रॉस एस कर दिया ताकि मुझे पता चले कि एस जो है वो डब्ल्यू का नेबर नहीं है। देर आर टू एम्प्लॉयज बिटवीन आर एंड क्यू। सो आर और क्यू में टोटली दो एम्प्लॉयज है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि मैं अभी इसको एज अ क्यू और आर भी लिख सकता हूँ, बट मैंने अगर जस्ट ऐसे ही लिख लिया आर और क्यू के बीच में दो एम्प्लॉय, तो मुझे अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आर और क्यू उल्टा सीधा हो सकते हैं। देर आर टू एम्प्लॉयज बिटवीन आर एंड क्यू हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ओके नाउ सी वो मतलब कौन सा इंसान, जो ये वाला जो एग्जैक्ट वू के बाजू में, इसके बारे में बात हो रही है। सो क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अभी क्यू जो है वो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में, सो फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड लेफ्ट। डब्ल्यू का फर्स्ट लेफ्ट इज दिस बॉक्स एंड सेकंड लेफ्ट इज क्यू। ओके W sits opposite to V, who is not the neighbor of both P and T। अच्छा अभी P and T का जो V है वो P and T का भी नेबर नहीं है। वो मतलब कौन, V। V P और T का नेबर नहीं है, दैट मीन्स P के बाजू में भी V नहीं आएगा, यहाँ पे भी V नहीं आएगा, एंड यहाँ पे भी V नहीं आएगा। दैट मीन्स मेरे पास V के लिए सिर्फ तीन ही जगह बचते, दैट इज दिस प्लेस एंड दिस प्लेस।
ओके अगर मैं इन्हें नंबर देना चाहूँ तो आई कैन नंबर इट 1 2 एंड 3। वी के लिए मेरे पास 3 ही नंबर्स पॉसिबल, दैट इज 1 2 एंड 3। ओके बस अभी मेरा जितना भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने लिख लिया, और W जो है वी के ऑपोजिट बैठ रहा है, सो W इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू V। ओके क्लियर? क्लियर? मुझे चैट में बता दो आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके बता दो जल्दी चैट में, आवाज क्लियर है और यहाँ तक क्लियर है क्या, या अभी यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बता दो। क्लियर क्लियर, नो डाउट, नो डाउट। ओके 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 फाइन 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 फाइन, चलो चलो चलो, आई होप बाकी सबको भी आवाज आ रही होगी ठीक से। चलो तो अभी सर V इज द नेबर ऑफ, ओके ओके सॉरी 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 आई read it wrong, ओके ओके फाइन 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 फाइन, या आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके इरेजर, ओके सॉरी सॉरी आई जस्ट read it wrong बिकॉज मेरे यहाँ पे थोड़ा नॉइस था तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। ओके सो we know that V is the neighbor of, okay V is the neighbor of P and T, I thought V is not the neighbor of P and T, so V is the neighbor of P and T मतलब क्या, P और T के एग्जैक्ट बीच में V आएगा, that means V will comes here this place, मतलब ताकि वो P का भी नेबर बने और T का भी नेबर बने, so that's why I will just put V here। okay is it clear now, is it clear? Yes, 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 correct, correct, correct. V is the neighbor of P and T. I mistakenly read it as V is not a neighbor of P and T. Okay, so V is the neighbor of P and T means P और T के एग्जैक्ट बीच में V आएगा, करेक्ट? ओके और मुझे इतना पता है V के एग्जैक्टली ऑपोजिट W है, सो W विल बी हियर एट द पोजीशन नंबर 2, जैसा मेरा ये 4th पॉइंट था, इससे मुझे पता चला। ओके एंड नाउ आई नो W और Q के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? W के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में Q है। अगर W यहाँ पे सेंटर फेस कर रहा है तो इसका सेकंड लेफ्ट कैसे होगा? लेफ्ट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये वाले डायरेक्शन में, जैसा घड़ी का सुई का कांटा चलता है वैसे। तो इसके सेकंड लेफ्ट विल बी, फर्स्ट लेफ्ट इज नंबर 3 एंड सेकंड लेफ्ट विल बी हियर। सो मैंने Q को यहाँ पे रख दिया, सो मेरा ये थर्ड पॉइंट भी यूज हो गया। नाउ मुझे पता है Q और R में रिलेशन है, सो मुझे कैसा R को प्लेस करना है? Q से 2 प्लेस छोड़ के। अभी 2 प्लेस छोड़ के अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूं तो T V P के जगह पे यहाँ पे मुझे R प्लेस करना होगा, बट विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी P है। दैट्स वाई आई विल प्लेस R इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज 3rd 2 एंड यहाँ पे 1 वाले प्लेस में R आ जाएगा, बिकॉज मुझे Q और R में 2 का स्पेस रखना है। तो पॉसिबिलिटी यही था कि एक R तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे नीचे साइड, बट नीचे साइड तो ऑलरेडी P है, दैट्स व्हाई R विल कम एट द नंबर 1 पोजीशन। ओके फाइन, नाउ आई नो S इज नॉट द नेबर ऑफ W, सो अगर S मैं W के बाजू में नहीं रख सकता तो मेरे पास एक ही स्पेस बचा है विच इज हियर, S यहाँ पे आ गया और अभी एक ही जगह बचा और एक ही अल्फाबेट बचा है विच इज P Q R S T and U, so U will be at this position। ओके इज इट क्लियर नाउ गाइस? अभी तो कुछ डाउट है? इज इट क्लियर नाउ? कुछ डाउट है? क्लियर क्लियर, ओके ओके फाइन फाइन फाइन। चलो चलो तो नेक्स्ट अपन अभी हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ओके हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ V, V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ओके तो V का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा? P, सो माय आंसर शुड बी P। Now the next question is how many employees sit between S and T clockwise counting from S। मुझे S से clockwise काउंट करना है, मीन्स क्लॉक के डायरेक्शन में, और देखना है S और T के बीच में कितने लोग हैं। सो S और T के बीच में कितने लोग हैं टोटली? 4, सो माय आंसर शुड बी 4। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? S के immediate left में there is only one person which is R, क्योंकि P is to the immediate right of S, so R is the immediate left, so R is my answer। Then who among the following sits second to the right of R? Second to the right of R कौन है? Which is P, first right is S, second right is P।
if Q is related to S and T is related to R, then U is related to which employee? Q is related to S and T is related to R. Q और S, okay, R and T, तो U किससे रिलेटेड होगा? P से, क्योंकि ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट है. सी, Q and S is diagonally opposite, R and T is diagonally opposite, तो similarly U and P will be the diagonally opposite. So answer is P. Okay, so यहाँ तक अभी किसी को डाउट है? Okay, question 22 repeat. Okay, in question number 22 they had asked how many people are sitting between S and T. अभी S और T के बीच में कितने लोग बैठे हो मुझे जानना है. Clockwise counting from S. See, अभी S और T के बीच में, okay, S और T, S यहाँ पे and T यहाँ पे. अभी S और T के बीच में या तो 2 लोग आ सकते हैं या तो 1 2 3 4 4 लोग आ सकते हैं. करेक्ट? आर डब्ल्यू यू क्यू. लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम एस. काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम एस मतलब क्या? कि अगर मेरा ये सर्कल समझो वॉच है, तो क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, इस डायरेक्शन में. सी, दिस डायरेक्शन में ऐसे चलती है क्लॉक. तो मुझे एस से ऐसे गिनना है. सो एस से आर इज द 1, डब्ल्यू इज द 2, क्यू इज द 3, यू इज द 3 एंड क्यू इज द 4. सो टोटल 4 पीपल्स आर सिटिंग between S and T when counted from the clockwise of S. Now clear everyone? Okay, okay. Last question. What was the last question? Okay. See, उन्होंने क्या बोला है? Q is related to S. Q और S में क्या रिलेशन है? Q and S are diagonally opposite. R and T में क्या रिलेशन है? R और T are diagonally opposite. So वो लोग ने पूछा U किसके साथ रिलेट होगा? U भी उसके सिमिलरली P के साथ रिलेट होगा, क्योंकि हमें diagonally opposite का रिलेशन चाहिए. That's why U it will be, the answer will be P. Okay. Now is it clear? ओके ओके फाइन. सो आई विल जस्ट समराइज कि हमें अभी क्या देखना है, कि आपको सिर्फ एक ही चीज पे मेन फोकस करना है, कि जो बेसिक्स है फिलहाल, ओके, एट दिस स्टेज. अभी जो नवंबर दिसंबर जो हमारा जो टाइम पीरियड होगा, मोस्टली दिसंबर तक शायद से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है. ओके, लेकिन इस वाले पॉइंट में आपको मेन फोकस करना है बेसिक्स पे, क्योंकि आपका जो मेन एग्जाम है दैट विल बी इन द मार्च, डेफिनेटली फॉर श्योर. मार्च से पहले नहीं होगा, मार्च उसके बाद ही होगा. सो बाकी का जो 3 मंथ जो मिलेगा या फिर 2 मंथ जो भी है, उसमें हम लोग एडवांस देखेंगे. बट फिलहाल जस्ट फोकस ऑन बेसिक, मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, ताकि एडवांस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो. और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी होते हैं जो हम लोग कंडक्ट करते हैं ब्राइटेज में एंड में. तो शॉर्टकट ट्रिक्स को समझने के लिए आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. शॉर्टकट ट्रिक आपको जैसे ऐसे लगेगा कि कुछ भी हो रहा है. शॉर्टकट ट्रिक को समझने के लिए, जिससे मतलब आंसर अगर जो 1 मिनट में आंसर आ रहा है, उस आंसर को अगर आप 10 सेकंड्स में निकालना चाहते हो, तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टंट है. दिव्या, ते लेक्चर सरांना विचारा, सर सांगतील ते कधी घेणार आहे. लेक्चर होणार आहे माझा नेक्स्ट, तेव्हा ते सर तुम्हाला इन्फॉर्म करतील. सर विल इन्फॉर्म यू ऑल दॅट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंडक्टेड, द रिपीट लेक्चर ऑफ द यस्टरडे. ओके, सो सर शुड वी स्टॉप नाउ और अजून एक सम घ्यायचा आहे? वे असेल तर यू कॅन टेक. एक काम करू, एक छोटासा सम घे, तो पे मी अटेंडन्स पूर्ण करतो. एकदम छोटासा सम. ओके ओके फाइन छोटासा फाइन वाला. सर. हां हां, ओके. ओके, सो आई थिंक लीनियर वाला जो सेकंड क्वेश्चन था, उसमें किसी को तो डाउट था. ये वाला क्वेश्चन ना सर, लीनियर अरेंजमेंट का ये जो सेकंड क्वेश्चन था, 8 पीपल J K L M N O P आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ. इसमें किसी को तो डाउट था. ओके, सो नाउ इन द चैट यू ऑल टेल मी, ये वाला क्वेश्चन लू या यू वांट टू आस्क सम एनी अदर डाउट्स? ओके, हेलो. सो मैं ये वाला क्वेश्चन लूँ या आपको कुछ और डाउट पूछना है मुझे? ओके, दिस वन न्यू. सर तो पुन्हा रिपीट करा, कॉम्प्लिकेटेड होता थोडा. हर्षदा, कोणता सम बद्दल तुम्ही बोलत आहात? मला नंबर सांगा समजा. JKLP. Second. Okay, this one. अच्छा, this one which is on your screen right now. This one.
Okay, so should I take this sum now? Okay, should I take this sum now? ये वाला sum ले लो, अभी 10 minutes जाएगा, 10-12 minutes लगेगा, ले लो ये वाला sum. Just if you want me to take this sum, just send yes, yes, yes. Okay, fine. Let's take this sum. Okay. So what I will do, just because मैंने PPT में वाला सम कॉपी नहीं किया है, so I will just मैं सम यहाँ पे PDF पे सॉल्व करता हूँ. Okay, chat box will be here. Okay. अच्छा यहाँ पे तो राइटिंग भी नहीं हुआ. Wait, I will just copy this sum in my PPT. Just give me 1 minute. Okay, I will stop my screen sharing now. Just give me 1 minute. Hello. Okay, so now is it visible? The sum is visible to know you now. 8% JKLMN. Okay. Let's continue. Okay, fine. So I think there is a noise from my background, so can't help about it. Okay, so let's continue. 8 persons JKLMNOPQ are sitting in a linear row. Some of them are facing towards the north, some of them are facing towards the south, but not necessarily in the same order. Not more than 2 consecutive persons face the same direction. Okay, N sits second to the left of J and blah blah blah. मतलब कुछ तो information दिया है. And the main information which we need is 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग north face कर रहे हैं, कुछ लोग south face कर रहे हैं. But see this line, which one? This line, not more than 2 consecutive person face the same direction. Means जो भी आजू बाजू वाले जो लोग हैं, मैक्सिमम 2 ही लोग सेम डायरेक्शन फेस कर सकते हैं, 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन नहीं फेस कर सकते. अगर मुझे 2 से ज्यादा लोगों का सेम डायरेक्शन मिल रहा है आजू बाजू में, दैट मीन्स दैट इज वायलेटिंग माय केस. सो मुझे उसे वापस रिसॉल्व करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि अगर मैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पुट कर सकूँ तो मैं पुट कर लूंगा, या फिर अगर नहीं कर पाऊंगा पुट, तो देन आई विल जस्ट डू द डेटा मैपिंग. ओके, so there are the 8 places, 1 2 3 4 5 6 7 8. Cool. So N sits second to the right of J. N is sitting second to the right of J. See, अभी यहाँ पे कुछ लोग साउथ फेस कर रहे, कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे, बट मुझे अभी मैं डेटा मैपिंग करते समय ये अज्यूम करूंगा कि जो भी मैं डायरेक्शन दूंगा वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ दूंगा, ताकि मुझे समझने में इजी पड़े. जब भी मैं पुट करूंगा डेटा को, तो मुझे कुछ डिफिकल्टी ना हो उस डेटा को पुट करने में. सो N is sitting second to the right of J. Q sits second to the left of N. Okay, see, Q is sitting second to the left of N. Okay, see, सिमिलर केस हमने सिमिलर एक सम कल भी देखा था. ये हुआ है क्या, ये वाला सम? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, ये वाला सम हुआ है क्या? हम लोग कुछ रिपीट कर रहे हैं क्या? ये फर्स्ट लेक्चर में हुआ था क्या वाला सम? नो ना? श्योर. ओके, फाइन. नो, दिस वाज फॉर होमवर्क, फर्स्ट हुआ था. ओके, फाइन. ओके, सी, ये जो फर्स्ट वाला था उसके जैसे सिमिलर है. अगर मैंने J का डायरेक्शन नॉर्थ एज्यूम किया है,
और अगर मैं n का भी नॉर्थ एज्यूम करता हूँ, करेक्ट, तो मुझे यहाँ पे पता था कि जो n है वो j के राइट में, सेकंड राइट में, और जो q है वो n के सेकंड लेफ्ट में। अगर मैं j और n दोनों को भी नॉर्थ एज्यूम करता हूँ तो j और q तो ओवरलैप हो रहा है, करेक्ट, बट मुझे ओवरलैपिंग नहीं कराना है। सो अगर मैं j को नॉर्थ एज्यूम करता हूँ तो मुझे n को साउथ एज्यूम करना होगा, और अगर मैं j को साउथ एज्यूम करता हूँ तो मुझे n को नॉर्थ एज्यूम करना होगा। दिस मीन्स n j और n का जो डायरेक्शन है दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन हुआ j और n का तो q और j विल ओवरलैप। ओके, नाउ लेट्स सी अहेड। टू पर्सन सिट्स बिटवीन q एंड p, तो q एंड p में दो लोग हैं। इट कैन बी p एंड q ऑल्सो, बट जस्ट मैंने ऐसे लिख लिया, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि ये p और q भी हो सकता है। ये आपको प्रैक्टिस के बाद समझना चाहिए कि ये मैं इसे p और q भी मान सकता हूँ, बट अगर मैं एक्स्ट्रा लिखने जाऊँ तो मेरा वहाँ पे 5 या 6 सेकंड जाएगा एक्स्ट्रा लिखने के लिए, p फिर बॉक्स बनाओ फिर q लिखूँ। इस वजह से मुझे अगर मैं दिमाग में फिट कर लूँ कि इट कैन बी उल्टा ऑल्सो, तो मेरे 5-6 सेकंड वहाँ पे बच जाते हैं। एंड जस्ट इमेजिन अगर आपने टोटल 50 क्वेश्चन पे भी 6 सेकंड्स बचाए आपके, सो आपके टोटल 300 सेकंड्स बचते हैं। 300 सेकंड इज 5 मिनट्स। सो 5 मिनट में आप और 3 या 4 सम्स और सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स बाय सेविंग सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, सो 2 person sits between q and p, more than 3 person sits between l and o। ओके, अभी इसे मैं कैसे डिनोट करूं, करेक्ट, अभी इसे अगर मैं डिनोट करना है मुझे तो मैं ऐसे ही डिनोट कर सकता हूँ, l एंड o, इन दोनों के बीच में देर आर मोर देन 3 person, मोर देन 3 person सिट्स बिटवीन एल एंड ओ। सो एल एंड ओ के बीच में 4 लोग हो सकते हैं, या फिर 5 लोग हो सकते हैं, या फिर 6 लोग हो सकते हैं, बट 3 या 3 से कम नहीं होंगे, बिकॉज इट इज क्लियरली सेइंग मोर देन 3। ओके, अगर उधर ऐसे लिखा होता कि एटलीस्ट 3 लिखा होता तो मैं 3 को भी इंक्लूड करता, बट वहां पे क्या लिखा है, मोर देन 3, दैट मीन्स क्लियरली 3 से ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम, मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, दैट इज फॉर द एटलीस्ट। लेकिन मोर देन 3 मीन्स क्लियरली 3 से ही ज्यादा होना चाहिए, 3 से कम नहीं चलेगा और 3 भी नहीं चलेगा। ओके, तो पर्सन सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड्स फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे जो एक्सट्रीम एंड्स है वो ऑपोजिट है, सो मैं इसको यहाँ डायरेक्टली इसमें पुट कर सकता हूँ, दो केसेस बना के, इसको नॉर्थ फिर नीचे वाले केस में साउथ ऐसे। बट अगर मुझे नहीं उसको प्लेस करना है, सो आई विल सिंपली राइट हियर एक्सट्रीम इज इक्वल टू ऑपोजिट, और मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि एक्सट्रीम इज इक्वल टू ऑपोजिट जो मैंने लिखा है दैट इज फॉर द डायरेक्शन। ये तो मुझे समझ में आना चाहिए। m sits second to the right of p। okay, so m is sitting second to the right of p। oh sorry, एक गलती से एक बॉक्स एक्स्ट्रा बन गया, आई विल जस्ट इरेज दिस। सो p के राइट में दिस इज द फर्स्ट राइट एंड दिस इज द सेकंड राइट, सो m इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ p, ये भी मैंने लिख लिया। n इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ m, जो m है उसका इमीडिएट नेबर n नहीं है, दैट मीन्स n कैनॉट बी विथ m एट एनी कॉस्ट। ओके, who sits third from the one of the extreme ends of the row। अभी यहाँ पे देखो वो मतलब कौन, m की बात हो रही है, n is not the immediate neighbor of m and m is third from the extreme ends of the row, so m is sitting third from the extreme end। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो m यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं राइट साइड से देखूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो m यहाँ पे आ सकता है। ओके, दो पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट। सो मैं अभी इसे जस्ट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं जे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट जे को मैं प्लेस कहाँ पे करूँगा, सो दैट्स वाई आई विल जस्ट सी कि स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिलता है क्या। ओके, सो मुझे इस वाले पॉइंट को लिखना है, एम इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, सो एक्सट्रीम से फर्स्ट सेकेंड, सॉरी अगर ये एक्सट्रीम है तो यहाँ पे m होगा, एक्सट्रीम इज विद द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, o इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ n एंड m, सो
ओ जो है उसके बाजू में एन और एम कभी नहीं आएंगे, नॉट एन, नॉट एम, नॉट एन एंड नॉट एम। अगर मुझे एन और एम दोनों के लिए लिखना, डबल ना लिखना पड़े, इसलिए सिंपली मैंने क्या लिखा, ओ के बाजू में एन और एम नहीं आएंगे, विच इज सेम एज ओ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड एम। ओ फेसेस द साउथ डायरेक्शन, 10th point, O is facing the south direction. J sits immediate right of M. J is sitting to the immediate right of M. M है, इसका immediate right में मुझे J को फिट करना है, करेक्ट। L face opposite direction to Q. L and Q. अभी L और Q आजू बाजू में है क्या मुझे पता नहीं, दैट्स मैं कॉमा लिख रहा हूँ। L if L is facing north, Q is facing south. So this is done my data mapping. Data mapping में किसी को डाउट है अभी तक? Tell me in the chat box. नो नो, क्लियर क्लियर। सी डेटा मैपिंग के लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे पहले, एंड वापस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिस सिंबल्स में मैं लिख रहा हूँ उसी सिंबल्स में आपको लिखना है। यू कैन फॉलो माई सिंबल्स, और एल्स आप खुद के सिंबल्स भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज ये जो सिंबल है मुझे जैसा कन्वीनियंट लगता है मैं ऐसे बनाता हूँ, बाकी कुछ लोग अलग बनाते हैं। सो आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको अगर कुछ और मेथड खुद का अगर आप सोच पा रहे हो सॉल्व करते समय, तो आप वैसे बनाओ। द मेन पॉइंट ऑफ डेटा मैपिंग इज कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में, मिनिमम जगह में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो इंटरप्रेट करना आना चाहिए। दैट इज द मेन एम ऑफ द डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग इसीलिए किया जाता है। अगर ये मेथड अगर आपको लेंथी लग रहा है, यू कैन डिराइव योर ओन मेथड। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस विंडो नाउ। ओके तर ओके अभिजित अजून ओके ओके टायमिंग आहे ना, नो प्रॉब्लेम. हाँ, थोडा अजून सर 5-10 मिनिटं लागतील. हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, चालेल. ओके ओके आई एम डन. हाँ हाँ. ओके, सो मैं पहले इस लाइन को यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, बिकॉज थोड़ा ये ओवरलैप हो सकता है, एंड आई विल मेक दिस लाइन लिटिल बिट हियर। ओके, ये लाइन मैंने बनाया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो देखो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मोस्टली कभी कभी एक ही केस में हो जाता है, फिर दो केस बनते हैं। बट जब भी आपके जो डबल लेयर के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको स्टार्टिंग से ही लेट इट बी सर्कुलर, लीनियर, पैरेलल और एनी काइंड ऑफ थिंग, आपको दो केसेस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। और मैक्स टू मैक्स आप 3 या 4 केसेस बनाओ, बट उससे ज्यादा कभी मत बनाओ। अगर उससे ज्यादा केसेस बन रहा है, दैट मीन जो आपने जो लिंकिंग पॉइंट जो देखा है, मतलब जो डेटा को जो लिंक किया है वो गलत लिंक किया है, इसलिए आपके ज्यादा केसेस बन रहे हैं। सो मैक्सिमम 3 to 4 केसेस, बट मिनिमम 2 केसेस आप पकड़ के चलो कि 2 केसेस तो बनने वाले। कोई भी पजल ऐसा नहीं होता है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही केस में सॉल्व हो। सो लेट्स सी नाउ, अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूँ, तो मुझे इतना पता चला, अगर मैं जे को नॉर्थ लेता हूँ, ओके सीयर मैं अभी यहाँ पे ब्लू में लिख रहा हूँ, अगर मैं जे को नॉर्थ पकड़ता हूँ, तो मुझे पता है कि जे के बाद में मुझे यहाँ पे एन को प्लेस करना है, बट मुझे एन के लेफ्ट में क्यू को प्लेस करना ना, तो मैं क्यू को ये साइड में तो नहीं प्लेस कर सकता जे के जगह पे। सो आई विल जस्ट प्लेस क्यू हियर, यहाँ से एक स्पेस छोड़ा और यहाँ पे क्यू प्लेस कर दिया, करेक्ट। सी, अभी यहाँ पे जो है एन का डायरेक्शन भी साउथवर्ड, क्योंकि मैंने जे का नॉर्थवर्ड पकड़ा था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर जे नॉर्थवर्ड होगा तो एन विल बी साउथवर्ड, करेक्ट। अगर जे साउथवर्ड होगा तो एन विल बी द नॉर्थवर्ड, बट अभी मैं जस्ट जे को नॉर्थवर्ड कंसिडर कर रहा हूँ। सो जे के राइट में एन हो गया, जे के सेकंड राइट में देर इज एन, which is our this statement, n sits second to the right of j and q sits second to the left of n। अगर n साउथ होगा तब जाके q इसका सेकंड लेफ्ट बनेगा, करेक्ट। सो अभी मैं देखूँ यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्लेसेस हो गए। सो इन 5 प्लेसेस को डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, या फिर मैं और देख सकता हूँ कि मैं यहाँ से बिना प्लेस किए कुछ इससे डिराइव कर सकता हूँ क्या। सी नाउ आई नो दैट Q और P में 2 का गैप है, ओके। सो अगर यहाँ पे 5 प्लेसेस हो गए, अगर मैं यहाँ पे और 2 गैप बना के Q को प्लेस करता हूँ, तो P विल बी एट द एक्सट्रीम एंड, करेक्ट। और अगर मैं P को यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ इस वाले पोजीशन पे J के बाजू में। तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पॉइंट से इतना कुछ खास कुछ नहीं मिल रहा है। नाउ आई विल सी कि मुझे और कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या। सो नो, सो लेट्स टेक दिस एज अ केस J N एंड Q, ओके। सो मैं इसे इरेज करता हूँ और ऊपर प्लेस करता हूँ।
ओके फाइन। सी, तो जे मैंने यहाँ पे रखा नॉर्थ डायरेक्शन, इसके बाद जो मैं एक स्पेस छोड़ा मैंने, ओके मान लीजिए ये एक स्पेस है, एंड देन मैंने यहाँ पे एन को प्लेस किया, ओके यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा मैंने, एन को प्लेस किया, देन एक स्पेस छोड़ के मैंने क्यू को प्लेस किया, एंड एन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, देन आई नो कि यहाँ पे टोटल 5 प्लेसेस हो गए। एंड सिमिलरली मैं और एक सेम केस एज्यूम करता हूँ, सेकेंड केस जे एन एंड क्यू। अभी जो क्यू और पी है उसमें 2 का गैप है, सो मैं यहाँ पे 1 2 छोड़ के पी को प्लेस कर सकता हूँ, मतलब टू द राइट साइड ऑफ द क्यू, और द लेफ्ट साइड तो क्यू के डायरेक्शन पे हमें पता चल जाएगा बाद में, बट मतलब अपने लेफ्ट राइट साइड में मैंने प्लेस किया पी को, और अपने लेफ्ट साइड में पी को प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, करेक्ट? ओके, यहाँ तक क्लियर है? देन एल और ओ में मुझे 3 का गैप चाहिए मिनिमम, करेक्ट? अगर मैंने ए को यहाँ पे सॉरी 3 से ज़्यादा गैप चाहिए, अगर मैंने एल को यहाँ पे प्लेस किया इन द अपर केस, तो 1 2 3 4 ओ को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। वेट आई विल जस्ट टेक अनदर इंक विच विल बी इजी। एल को यहाँ पे प्लेस किया मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी 8 जगह हो गई मेरे पास फर्स्ट वाले केस में, तो मैं फर्स्ट वाले केस में और एक्स्ट्रा जगह नहीं बना सकता, सेकेंड वाले केस में मैं एक्स्ट्रा जगह बना सकता हूँ। सो मैंने अगर एल को यहाँ पे जे के बाजू में प्लेस किया, तो यहाँ से मुझे ओ को कहाँ पे प्लेस करना होगा, 1 2 3 3 तो नहीं चाहिए मुझे, 3 से ज़्यादा चाहिए, तो ओ के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, करेक्ट? इज इट क्लियर? इन द फर्स्ट केस अगर मैंने एल को यहाँ पे प्लेस किया तो मेरे पास ओ के लिए ये एक ही जगह बचती है, या फिर ओ यहाँ पे आएगा एल के जगह पे एंड एल यहाँ पे जाएगा। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर द फर्स्ट केस? टेल मी। ओके ओके फाइन फाइन फाइन। अभी हम लोग और एक इस सिमिलर जगह पे एक दूसरा एक चीज एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक दिस कलर शुड वर्क, ग्रीन। हाँ, अगर मैंने एल को यहाँ पे प्लेस किया तो मैं मेरे लिए ओ के लिए जगह कौन सी बचती है, एक तो ये जगह बचती है, दिस वन और दिस वन, बट किसी भी ग्रीन वाले सिचुएशन में मेरे पास एल और ओ में 3 से ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है विच इज दिस एल के बीच में एन, दिस वन स्पेस क्यू एंड दिस वन स्पेस, 4 गैप वाली ये सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है विच इज द रेड कंडीशन। दैट्स व्हाई आई विल इरेज माय ग्रीन कंडीशन। ये मैंने सिर्फ आपको एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करके बताया कि ग्रीन वाला पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, अभी ये वाला हम लोग कंडीशन देखते हैं, नीचे वाला। अगर मैंने एल को समझो यहाँ पे प्लेस कर लिया, सेकेंड केस में एल को यहाँ पे प्लेस कर लिया, सो मेरे पास जो जगह है अभी टोटल 5 जगह मैंने भर लिया है, करेक्ट? अभी मेरे पास मैक्सिमम 3 जगह जा सकती है, 1 2 3 और एल्स 1 2 3, करेक्ट? अगर मैंने एल को यहाँ पे रखा तो 1 2 3 ओ के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, या फिर 1 2 3 ओके इस साइड में ओ कैन बी 1 2 3 4, ओ कैन बी हियर और हियर, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। सो मुझे इतना तो पता चल रहा है कि मैं एल को या ओ को यहाँ पे नहीं रख सकता, बिकॉज मुझे ओ और एल में मोर देन 3 का गैप चाहिए। ओके, सो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं जो पहले मेरा जो एक केस बना है उसको एक्सप्लोर करके देखता हूँ कि ये केस कहीं पे वायलेट हो रहा है क्या। अगर वायलेट होगा ये केस, देन आई विल कम टू माय सेकंड अजम्पशन, और एल्स आई विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट वन। ओके, देन मैंने एल और ओ को प्लेस कर दिया। अभी आई नो दैट द एक्सट्रीम डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, कि यहाँ पे पी था, यहाँ पे एल था, जे था। एक मिनट, सो नाउ पी एम जो है वो पी के सेकंड राइट में, सो अभी जो पी और एम में मतलब सिर्फ मुझे एक का गैप चाहिए, विच इज ओनली दिस थिंग इज पॉसिबल, पी एंड एम और एल्स एम एंड पी, एक ही पॉसिबिलिटी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, नो नो सॉरी पी तो ऑलरेडी प्लेस्ड है ना, ओके ओके सॉरी आई हैवंट सीन दिस। सी एम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया बिकॉज मुझे पी और एम में एक का गैप चाहिए, सो दिस इज द वन प्लेस, दिस इज वन प्लेस, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन एंड दिस इज वन। ओके, पी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किया था, एंड पी के एक स्पेस छोड़ के मुझे एम चाहिए, और मुझे ये भी पता है जो एम है वो पी के राइट में
दैट मीन्स अगर मुझे m को p का राइट बनाना है तो p को डाउनवर्ड साउथवर्ड फेस कराना पड़ेगा, तब जाके m इसका राइट बनेगा, करेक्ट। नाउ आई नो m इज n इज नॉट द नेबर ऑफ m, सो करेक्ट, n तो m के आजू बाजू में नहीं है। देन जो m है वो एक्सट्रीम से थर्ड पोजीशन पे है, दिस इज द एक्सट्रीम एंड फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे m आ रहा है, करेक्ट। नाउ जो o है वो जो o m और m दोनों के बाजू में नहीं है, सो अगर मैंने o को यहाँ पे रखा, दिस रेड वाला o, सो ये तो m के बाजू में आ रहा है, और सिमिलरली अगर मैंने o को यहाँ पे रखा तो वो n के बाजू में आ रहा है। दैट मीन्स मेरा ये जो फर्स्ट जो केस था दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे आके ये वाला केस जो है वायलेट हो रहा है, करेक्ट। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? टेल मी, यहाँ तक समझा क्या? ओके ओके, फाइन फाइन, लेट्स कंटिन्यू। सो मेरा जो फर्स्ट केस था वो वायलेट हो गया। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इरेज माय फर्स्ट केस एंड मैं मेरे सेकंड केस को एक्सप्लोर करता हूँ। ओके, सो दिस वाज माय सेकंड केस। 1 2 3 4 5 टोटल मैंने 5 लोगों को प्लेस किया है। नाउ आई नो दैट L और O में मुझे 3 से ज़्यादा गैप चाहिए। सो अगर मैं L को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ओके, आई विल टेक द अनदर कलर। अगर मैं L या O को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, सो मुझे इससे 3 गैप छोड़ के आगे विच इज़ 1, अगर मुझे राइट में जाना है, जो पॉसिबल नहीं था बिकॉज राइट में आई कैन मोस्टली प्लेस 3 प्लेसेस, क्योंकि मेरे टोटल तो 8 ही प्लेसेस है मेरे पास। सो मैं मैक्सिमम L एंड O को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, बट गैप कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। दैट मीन्स राइट साइड में जाके कुछ मतलब नहीं है, सो मुझे लेफ्ट साइड में एक्सप्लोर करना होगा। सो आई विल इरेज दिस नाउ। सो अगर मैंने L और O को यहाँ पे प्लेस किया तो 1 2 3 और यहाँ पे फोर्थ प्लेस छोड़ के यहाँ पे फिफ्थ प्लेस में L और O आ सकता है। आई विल अगेन राइट दिस बाय ग्रीन ताकि कंफ्यूजन ना हो। L एंड O, ओके। सो अभी हमारे पास टोटल प्लेस कितने हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हेलो, या ओके ओके, नाही ते मला मेसेज आला होता अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। ओके ओके, फाइन फाइन। सो देखो अभी मैंने क्या किया, L एंड O के लिए एक जगह देखा, एंड सिमिलरली मैं L एंड O को 4 के डिस्टेंस पे बिठा सकता हूँ, ओके। 1 2 3 4 4 के डिस्टेंस में यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, या फिर इसको 5 के डिस्टेंस पे भी बिठा सकता हूँ। बट अभी मैं क्या करता हूँ, पहले जो 4 का डिस्टेंस है इसको एक्सप्लोर करता हूँ कि ये पॉसिबल है क्या नहीं, ओके। सो मैंने L एंड O को यहाँ पे प्लेस कर दिया। देन आई नो P से एक स्पेस छोड़ के M है, सो मैंने अगर M को यहाँ पे मैं यहाँ पे M को प्लेस कर दूंगा, एंड आई नो कि M जो है वो P का राइट है, सो मुझे M को डाउनवर्ड डायरेक्शन देना होगा। बट अभी अगर मैंने M को यहाँ पे प्लेस किया और N मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं देखूंगा तो L और वो, मतलब अगर इधर L आया तो यहाँ पे O आएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे L आया तो यहाँ पे O आएगा। एंड इस वाले केस में भी O जो है M के बाजू में आ रहा है, इस वाले केस में O N के बाजू में आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। दैट्स वाई मेरा ये जो 4 वाला जो एजम्पशन था, जो 4 स्पेस वाला, वो रॉन्ग हुआ, और मुझे L और O के बीच में अभी 5 का गैप करना पड़ेगा, करेक्ट। सो नाउ आई विल इरेज दिस एंड आई विल मेक अ गैप ऑफ 5। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, L एंड Q का अलग डायरेक्शन, लास्ट के 2 सेंटेंसेस है तो वो। सो मैंने L और Q के O के बीच में मुझे कितना 5 का गैप चाहिए। सो 1 2 3 4 एंड 5, इस 5वें गैप के बाद मैं यहाँ पे L एंड O को प्लेस करूंगा, करेक्ट। सो अभी मेरा L कहीं पे भी हो, अभी मेरा L और O कहीं पे भी, अगर मैंने यहाँ पे L रखा तो मुझे यहाँ पे O रखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे L रखा तो मुझे यहाँ पे O रखना पड़ेगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट वाला केस। अगर फर्स्ट वाले केस मैंने O यहाँ पे रखा तो मेरा N के बाजू में O आ रहा है, विच आई डोंट वांट। दैट्स वाई मेरा O जो है यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले, इस फर्स्ट पोजीशन पे, और तब जाके मेरा L यहाँ पे आएगा। सो आई विल जस्ट फाइनली राइट दिस इन द रेड कि मेरा O यहाँ पे आ रहा है, O इज हियर एंड L इज हियर, ओके। O इज हियर एंड L इज हियर। अभी एक ही लेटर बचा है विच इज J K बचा है, सो K विल बी हियर, क्योंकि एक ही प्लेस बचा और एक ही लेटर बचा है।
सो के विल बी हियर, करेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्शन हम लोग दे पा रहे क्या। ओके, सो एक्सट्रीम एंड्स पे जो लोग है उनका ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके, इतना पता, मतलब ओ और क्यू का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। देन O is facing downwards, O is facing south 10 पॉइंट से। अगर O is facing south, so Q will be facing north. Okay, then J is the immediate right of M. अगर J M के immediate right है, means M को north face करना पड़ेगा। L face opposite direction to Q. अगर L जो है opposite direction to Q face कर रहा है, means L को south face करना पड़ेगा। करेक्ट। नाउ लेट्स से हम लोग को K का डायरेक्शन मिल पा रहा है क्या। K का हम लोग डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे। ओके, गलत होगा। हाउ गलत होगा, बिकॉज नॉट मोर देन 3 आर कॉन्जिक्यूटिव, नॉट मोर देन 3 आर कॉन्जिक्यूटिव। ओके, correct, correct, not more than 2 are consecutive ना। L is facing opposite direction to Q, correct, N is south and P जो है P के राइट में M होना चाहिए। ओके 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 ओके, सो आई थिंक एक काम करते हैं, आई विल जस्ट सॉल्व दिस इन द बुक आफ्टर सम टाइम and then we will see this in the next lecture. Is it cool? Is it okay? Is it okay? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अभिजीत सर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, फाइन। एवरीवन एक्चुअली आई सर, थिंक, हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली नो प्रॉब्लम। वो माउस पे कर्सर पे थोड़ा हाँ हाँ, मतलब माउस होता है। माउस का वो बहुत थोड़ा टेंशन होता है, क्योंकि हम्म, स्क्रीन के ऊपर पढ़ाना एंड एक्चुअल पढ़ाना में। यस यस, अभिजीत, दुदू हे स्क्रीन हे करून टाक, नो प्रॉब्लम। ओके ओके तो फाइन अटेंडेंस फाइन फाइन। शेयर कर दो। तो दिवाली ओके में आई थिंक एसएनडीटी कॉलेज को 20 डेज छुट्टी है। दिवाली आप लोगों को कितने दिन छुट्टी है? सर रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ? हा हा हा, करून टाक आणि तू ओके रेकॉर्डिंग करून मग आहे ना आपल्या बॅटवेच्या पेजवरती